हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं रवि गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लाइव सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन एंड हार्ट हेल्थ की। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चैन वर्मानी, मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर चयन वर्मानी, मेट्रो हार्ट हॉस्पिटल से कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी। एंड आई उम्मीद करता हूँ अगले 15 से 20 मिनट तक हाइपरटेंशन से रिलेटेड आपके कुछ क्वेरीज या कुछ नॉलेज में इम्पार्ट कर पाऊँगा। ओके सर। सर, ये हाइपरटेंशन है क्या और ये हमारे हार्ट हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट करता है? दोस्तों, हाइपरटेंशन इज द फोर्स, यानी कितनी जोर से, कितने प्रेशर से हार्ट आपकी आर्टरीज यानी धमनियों के अंदर ब्लड को पुश करता है। हाइपरटेंशन की जो डेफिनेशन है, जो हमारी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बताती है, वो होता है ऊपर का ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको आप कहते हैं, 130 से ज़्यादा होना, और नीचे का ब्लड प्रेशर 85 से ज़्यादा होना। 130 से लेके 140 तक, एंड नीचे का बीपी 85 से लेके 90 तक, इसको कहते हैं हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और 140 ऊपर हो या नीचे वाला बीपी 90 से ज़्यादा हो, तो ये कट ऑफ है जिस पे आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत है। हाइपरटेंशन फॉलोज द रूल ऑफ 50, यानी लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर 50% लोगों को हाइपरटेंशन है, जिसमें से सिर्फ 50% लोग जानते हैं कि उनको हाइपरटेंशन है, यानी डायग्नोस्ड है। इनमें से 50% लोग जिनको पता भी है, सिर्फ 50% लोग दवाई लेते हैं। और जो 50% लोग दवाई लेते भी हैं, उनमें से सिर्फ 50% लोग ऐसे हैं जिनका बीपी कंट्रोल्ड रहता है, जो हमारा टारगेट है। क्या नेक्स्ट ये क्वेश्चन। मान ली कि हाइपरटेंशन या क्या सर, ये मान ली कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ब्लड प्रेशर अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर 1.4 बिलियन लोगों को अफेक्ट करता है, यानी कि 140 करोड़। और ये डाटा भी 2010 का है। अगर आप आज की तारीख में देखेंगे तो शायद ये नंबर्स बहुत ही ज़्यादा हाई हो। Hypertension is the most common, and I would say not most common, in fact, leading risk factors for mortality and morbidity worldwide. ब्लड प्रेशर यानी आपके हार्ट के अंदर, जब आपकी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड के फ्लो का प्रेशर है, जब वो इंक्रीज होता है, तो ये बैक प्रेशर डालता है आपके हार्ट के ऊपर। आपके दिल को उतने जोर से, उतना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से आपकी हार्ट की मसल या तो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से आपको सांस फूलने की दिक्कत लगेगी। उसके अलावा आपकी जो हार्ट की आर्टरीज हैं, जो और आपकी पूरी बॉडी में इनफैक्ट जो धमनियां हैं, जो आर्टरीज हैं, उनके अंदर बॉडी को आदत होती है एक स्मूथ लैमिनर फ्लो की। जब प्रेशर बड़ा होता है तो आपकी ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग, जिसको हम मेडिकल टर्म में एंडोथीलियम कहते हैं, सो वहाँ पे इंजरीज होनी शुरू होती हैं। छोटी छोटे इंजरीज कह लो, क्रैक्स आप समझ लो, आने शुरू होते हैं, जिन जगहों पे आगे जाके लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट होने शुरू होते हैं, और आपकी आर्टरीज के अंदर, धमनियों के अंदर ब्लॉकेजेस आनी शुरू होती हैं। ये प्रोसेस जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है, अगले आने वाले कई महीनों, सालों के अंदर, डिपेंड करता है हर मरीज के ऊपर, ये बीमारी बन के आपको कॉर्नरी आर्टरी डिसीज करा सकता है, हार्ट फेलियर करा सकता है, यानी हार्ट की पंपिंग में फ़र्क ला सकता है। कई लोगों में हार्ट की पंपिंग प्रिजर्व रहती है, लेकिन उसके बाद भी उनकी हार्ट की मसल इतनी फूल जाती है कि हार्ट के अंदर प्रेशर्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनका सांस फूलना शुरू हो जाता ओके सर। सर, जो किसी को अगर हाइपर टेंशन या हाई बीपी है, अगर वो ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करता है, अल्कोहल का सेवन करता है, तो क्या इम्पेक्ट करता है उसके हार्ट पे? है। देखिए, अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल लेते हैं और जो मरीज ऑलरेडी डायग्नोस्ड हैं हाइपरटेंशन से, देखा गया है कि अल्कोहल की कंजम्पशन उन मरीजों के अंदर सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर 5 से 10 mmHg ज़्यादा बढ़ाता है। हैविंग सेड दैट, ये डिपेंड करता है मरीज कितना अल्कोहल का सेवन कर रहा है। जो अमेरिकन हार्ट गाइडलाइंस कहती हैं और जो गाइडलाइंस हम भी फॉलो करते हैं, 2 ड्रिंक्स पर डे इज स्टिल एक्सेप्टेबल। बट जो लोग 3 ड्रिंक, 4 ड्रिंक या बहुत ज़्यादा बिंज ड्रिंकिंग जिसको हम कहते हैं और रोज़ लेते हैं, उन लोगों के अंदर देखा गया कि ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई लेवल्स पे पाया जाता है।
अल्कोहल ब्लड प्रेशर को काफ़ी तरीके से अफेक्ट करता है। ये खाली आर्टरीज से अफेक्ट नहीं करता, काफ़ी सारी तरीके हैं, जैसे कि आपके ब्रेन में चेंजेस लाता है, आपकी नर्व्स जिनको बैरोरिसेप्टर्स हम कहते हैं उनमें चेंजेस लाता है, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपकी धड़कन और आर्टरीज का वैस्कुलेचर की एक टोन को सेट करता है उसमें चेंजेस लाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, आर्टरीज की धमनियों की जो अंदर की जो लाइनिंग होती है जो सबसे क्रिटिकल है आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, उसको अफेक्ट करता है। ये सारे चेंजेस जो देखते हैं आप अल्कोहल की वजह से इंक्रीज होते हैं, प्रोवोकेट होते हैं, एंड जिसकी वजह से देखा गया कि मरीजों के अंदर ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन। ओके सर। सर, जो ओबीस है या जिनको मोटापा, अधिक वजन है, मोटापा है, ये उनके ऊपर हाइपरटेंशन और हार्ट हेल्थ में क्या इम्पेक्ट पड़ता है सर? देखिए, मोटापा जो WHO डिफाइन करता है बॉडी मास इंडेक्स से देखते हैं हम, यानी कि मोर देन 30 BMI जिनका हो उनको ओवरवेट, उनको ओबीस कहा जाता है, 25 से 30 वालों को ओवरवेट कहा जाता है। सो ओबेसिटी इज ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, इसको हम सिंड्रोम एक्स यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट कहते हैं, जिसमें ओबेसिटी की वजह से आपके बॉडी के हार्मोनल चेंजेस होती हैं। नॉर्मली जो आपके प्रोटेक्टिव हार्मोन्स या वो हार्मोन्स जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी वाइटल हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, जब किसी मरीज को मोटापा होता है तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, यानी कि पेशेंट की शुगर बढ़ना। और खाली शुगर बढ़ना एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जिन पेशेंट्स को सेंट्रल फैट होता है, यानी कि चर्बी काफ़ी ज़्यादा पेट के वाले हिस्से के अंदर आप समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिटेड होती है, इन लोगों के अंदर देखा जाता है कि बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। उसके अंदर अगर आप देखेंगे उसका इफेक्ट आता है आपके हार्ट के ऊपर, आपकी किडनीज के ऊपर, आपकी बॉडी लिवर के ऊपर, आपकी बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। एंड ब्लड प्रेशर उनमें से एक चीज़ है, आपकी बॉडी के ब्लड वेसल्स को कम्प्लीटली इफेक्ट करती है ओबेसिटी बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस दैट अकर। और उस वजह से अगर आप देखेंगे तो जो पेशेंट्स का बॉडी वेट ज़्यादा रहता है, अगर उनके अंदर आप देखेंगे तो अक्सर आपको पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर, मरीज को चाहे कुछ फील ना हो, सिम्टम ना हो, लेकिन ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है। इनफैक्ट कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सेंट्रल फैट होता है, ओबेसिटी होती है, चाहे बॉडी वेट उनका बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन वो भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। ओके सर, क्या ये संभव है सर कि किसी को हाइपरटेंशन नहीं है फिर भी उसको हार्ट डिजीज हो गई? बिल्कुल संभव है। देखिए, हार्ट डिसीज होने के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसमें कोई एक रिस्क फैक्टर्स नहीं है। बीपी एक रिस्क फैक्टर जो हम जानते हैं, इसके अलावा बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, जैसे शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना किसी मरीज का, सेडेंट्री लाइफ साइकिल, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, जेनेटिक फैक्टर्स। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक इंटरप्ले है जिससे हार्ट की बीमारियां होती हैं। तो उनमें से कई चीज़ें हैं जो अभी तक साइंस उनकी तह तक पहुंच भी नहीं पाई है। हम नई नई रोज़ डिस्कवरीज होती हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हमें नए नए पता लग रहे हैं, बट बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर हमें कई बार कुछ कारण पता भी नहीं चल पाता। जो कारण हम चेंज कर सकते हैं उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो यही हैं: स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, और आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर्स। ये कई सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हार्ट में चेंजेस आते हैं विद टाइम। हार्ट की पंपिंग पे फ़र्क आ सकता है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, हार्ट की रिदम डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, धड़कन की बीमारियां हो सकती हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि जिस मरीज़ को हार्ट की बीमारी है उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत होना आवश्यक या ज़रूरी है। ओके सर। सर, अगर किसी को हार्ट की बीमारी है और ये पता चलता है कि उसकी इतनी आर्टरीज ब्लॉक है, तो क्या हम ये मान लें कि हाइपरटेंशन एक इंडिकेशन है आर्टरी के ब्लॉकेज का? देखिए, हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर है। हाइपरटेंशन जैसे मैंने आपको बताया अराउंड 1, यानी कि 140 करोड़, और ये भी डाटा 2010 का है। अभी अगर इन नए सर्वेज जो अभी आएंगे उनके अंदर तो ये काफ़ी आगे निकल चुका होगा। तो ऐसा नहीं है कि इन सबको हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस हैं तो हर हाइपरटेंशन के पेशेंट को हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं होती हैं, लेकिन ये अगर आप ट्रीट नहीं करते हो तो अगले कई आने वाले महीनों में, अगले आने कई वाले सालों के अंदर ये ब्लॉकेजेस ज़रूर करा सकती हैं। इसीलिए हाइपरटेंशन को जल्दी डायग्नोस करना और ट्रीट करना ज़रूरी है।
अगर आप देखेंगे कि हार्ट के डिसीज़ कराने वाली जो बीमारियां हैं उनके अंदर स्मोकिंग, शुगर और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये 4 ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, और इनको अगर आप टाइम से पकड़ के कंट्रोल करते हैं तो आप आगे होने वाली बीमारियों को बचा सकते हैं। ओके सर। सर क्या महिलाओं में और पुरुषों में हाइपरटेंशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है? बिल्कुल, खाली ब्लड प्रेशर नहीं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वुमेन में और मेन में यानी औरतों में और आदमियों में बहुत डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करती हैं। अगर आप ओवरऑल इंसिडेंस देखेंगे ब्लड प्रेशर का तो आदमियों में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर आप यही चीज़ देखेंगे आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ एज, ज़्यादा उम्र के अंदर, तो ये बीमारी ज़्यादा कॉमन औरतों के अंदर है। अगेन हाइपरटेंशन की वजह से जो हार्ट फेलियर होता है यानी कि हार्ट की मसल्स की थिकनेस इतनी बढ़ जाना या पंपिंग में फ़र्क आना और उसकी वजह से सांस फूलना, ये अगर आप देखेंगे तो जो लोगों की जब आप देखेंगे तो जब 65 साल से ऊपर के लोगों में आप ये चीज़ देखेंगे तो औरतों के अंदर ज़्यादा होता है। और स्पेशली आप देखेंगे अगर एशियन पॉपुलेशन के अंदर देखेंगे तो नंबर ऑफ वुमेन हु हैव हाइपरटेंशन इज़ फार मोर कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। साथ में अगर आप यंग पॉपुलेशन में भी देखेंगे तो वो फीमेल्स जो स्मोकिंग करती हैं या जिनको मोटापा ज़्यादा है या जिनको जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का सेवन करती हैं और ज़्यादा उम्र के अंदर जो पोस्ट मेनोपॉजल थेरेपी ले रही हैं, इन ये कई सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर देखा गया उन औरतों के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि एक बार किसी को हार्ट अटैक पड़ा तो कंपेरेटिवली वुमेन हैव अ हायर risk of bad events you can say or poor prognosis compared to men. ओके सर। सर सुनने में ये देखने में आता है अगर कोई अपना हाइपरटेंशन अपना बीपी चेक करवा लेता है, अगर उसको बढ़ा होता है तो दवाइयाँ कंटिन्यू कर देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद कह देता है कि अब तो मेरी बीपी नॉर्मल है, अब मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है। तो क्या ये मिसकंसेप्शन? देखिए, हाँ जी, देखो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर समझ लीजिए बढ़ा हुआ आ रहा है, एक लिमिट है जहाँ तक, तो हम मैंने जैसे बताया 130 टू 40 और 85 टू 89, इसको कहते हैं हाई नॉर्मल बीपी। आइडियली स्पीकिंग इसके अंदर आप लाइफस्टाइल चेंजेस ही लाते हो, आपको बहुत नेसेसरीली मेडिसिन स्टार्ट करने की ज़रूरत है नहीं। बट अगर आप उस जोन में है कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली और लगातार 140 के ऊपर आ रहा है और नीचे का बीपी लगातार 90 के ऊपर आ रहा है, तो आपको मेडिसिन स्टार्ट करने की ज़रूरत है। और इस मेडिसिन पे अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ जाता है तो आप इसको कंटिन्यू रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि जब आप बीपी की मेडिसिन रोकते हो तो आपको कुछ टाइम तक तो शायद बीपी नॉर्मल दिखेगा, लेकिन उसके बाद दोबारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ये वैल्यूज़ पहले से ज़्यादा होती हैं और आपको अपनी दवाइयाँ भी बढ़ानी पड़ती हैं। इसको हम रिबाउंड हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये चीज़ जो है आगे आपके लिए और एडवर्स इफ़ेक्ट्स करा सकती है आपके काफ़ी सारे ऑर्गन्स को। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप अगर बीपी की दवाई शुरू करते हो तो बहुत सारी गोलियाँ खानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर मैनेज्ड ऑन सिंगल टैबलेट, एक पिल पे उनका काम हो जाता है। एंड कुछ पेशेंट्स जिनमें रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो उसके अंदर अक्सर हमें 2 से 3 दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। ओके सर, लास्ट में सर हमारे व्यूवर्स को कोई सुझाव या मैसेज देना चाहेंगे सर? हाँ जी, बिल्कुल। देखो, व्यूअर्स को मेरा ये एक सुझाव रहेगा कि जैसे कि वी आर अबाउट टू हैव अ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, एंड मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि किसी को अगर ऐसे सिम्टम्स हैं कि सर में दर्द रहना, सर में भारीपन रहना या लाइट हेडेडनेस रहना या चक्कर आना या आँखों से डबल डिप्लोपिया दिखना, अगर इस तरीके के आपको सिम्टम्स हैं तो अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। स्पेशली यंग पेशेंट्स को मैं ये एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा जो सोचते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता, ये एक खाली एज रिलेटेड बीमारी है। ब्लड प्रेशर को जितना जल्दी आप डायग्नोस करें उतना बेहतर है। और जब आपका ब्लड प्रेशर, अगर आप डायग्नोस हो गया कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करें। एंड ये ना सोचें कि आपको बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। अगर आपका कम से कम दवाइयों पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड रहता है तो फ्यूचर के अंदर आपको ये जो बीमारियां, जो उसके इफ़ेक्ट्स जो दूसरे ऑर्गन्स पर आते हैं, वो आने से आप रोक सकते हैं। सर एक व्यूवर्स ने हमारा क्वेश्चन किया है सर, व्हेन शुड यंग पेशेंट विद हाइपरटेंशन स्टार्ट ट्रीटमेंट?
Yes, so पेशेंट as I से said, सब yeah, जी so as I said, young patients, see, as soon as you diagnose hypertension in young patients, you should start treatment. The treatment should not be delayed based upon the age, as we can see in the Western population and now even in the Asian population, because of more of sedentary style and more increased factors in patients like obesity and blood sugars and dyslipidemias and smoking being increased in young patients. So as soon as you diagnose hypertension and as soon as you treat it, you prevent the long-term side effects of hypertension. ओके सर, थैंक यू सर अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए। आशा करता हूँ आप Thank सभी you. को आज का लाइव सेशन पसंद आया होगा, आपकी काफ़ी क्वेरीज रिजॉल्व हुई होगी। अगर आपके भी कुछ डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जिसका हम अपने एक्सपर्ट से जवाब लेके आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर एक क्वेश्चन और हमारे व्यूअर्स ने किया है, डज एक्सरसाइज रिड्यूस ब्लड प्रेशर? Yes, it is one of the most important factors. See, in any case, in any disease, for example, hypertension, be it diabetes, dyslipidemia, the initial thing that you do is advise the patient lifestyle management. That is, regular exercise, a healthy diet with low salt intake, low saturated fatty intake, at least 30 to 40 minutes of everyday exercise. So these are the things that you advise the patient to do initially, and then you reassess the patient after, you can say, 2 weeks, 3 weeks, or a month. There are a lot of patients who with a regular exercise schedule and physical activity might get rid of these disease or symptoms, you can say. A lot of patients who have a blood pressure towards the high normal side, like 142, 143, diastolic blood pressure of around 92, 93, you start them on a good exercise schedule and you follow them up, most of them do have their blood pressures normalized to a range of 130 to 80. थैंक यू सर, थैंक यू सर अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए और उनसे उनकी क्वेरीज रिजॉल्व की, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सर। Thank you so much.